अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। वादी तीरा में नकल मकानी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक पर इल्ज़ाम लगाती है कि बगैर इत्तला किए जाने वाले ऑपरेशंस की वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वादी तीरा में बर्फबारी की वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं और ये मामूल की बात है, जबकि इसे बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सूबाई हुकूमत के मुफाद TTP से जुड़े हैं, इसलिए नकल मकानी को ऑपरेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। अब एक जानिब विफाक और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब विफाकी वज़रा का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए सियासी कैंपेन भी चला रहे हैं और मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन ना तो मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट बैठ रहा है और ना ही एहतजाज का जिन बोतल से बाहर आ पा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को दी गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एहतजाज की कॉल में अपना हिस्सा डालने के लिए तो तैयार है, मगर इस हवाले से खुलकर ना तो कोई पॉलिसी बना पा रही है और ना ही तैयारी करती नज़र आती है। दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र तो दे चुकी है, मगर PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए कोई बंदोबस्त करती वो भी दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात करने के लिए तगोदो में मसरूफ़ है और हुकूमत के साथ किसी भी नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ करने में नाकाम दिखाई देते हैं। मुज़ाकरात और एहतजाज करने के ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना है और सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पार्टी से बाहर चले जाने की वजह से पार्टी क़यादत तकसीम का शिकार है, जिस वजह से पार्टी में ना तो एक बयानिया बन पा रहा है और ना ही कोई एक पॉलिसी नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इसी तकसीम का फ़ायदा हुकूमत वक्त उठा रही है कि वो आपस में उलझे हैं और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। मौजूदा सूरत हाल पर बात में ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली खान साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो वादी तीरा में इशू इस वक्त चल रहा है, जिस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है विफाकी वज़रा की, कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि सूबाई हुकूमत न सिर्फ बैक कर रही है TTP को बल्कि इसे पोलिटिसाइज भी कर रही है। वादी तीरा का जो असल इशू है नकल मकानी का, वो है क्या? बहुत शुक्रिया फरवा साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ को तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया की कोई फ़ौज भी है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन करना हो तो वो इतनी सर्दियों में ऑपरेशन कोई नहीं करती। पहली बात है तो टेक्निकली ये चीज़ समझें, जो कि ब्रिगेडियर साहब मेरे से बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात ये है कि लार्जली ये जो इस इलाके के अंदर जो पॉपुलेशन है तकरीबन कोई 90-95 हज़ार के करीब, ये विंटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर आप देखें ये तिरा से ये पिशावर में और बाड़ा और बाकी जो इलाके हैं वहां चले जाते हैं, यहाँ बड़ी एक्सट्रीम वेदर होता है। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली यहाँ से माइग्रेट कर जाती है जब ये अपनी फसल काट लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और फिर उसके बाद ये बेच लेते हैं, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं। इस दफा ये क्या हुआ है, देखिए ये बेसिकली ये भी एक करप्शन स्कैंडल है। जैसे अभी फेडरल मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे थे कि अब ये जो 4 अरब रुपया इनको दिया गया है, पैकेज दिया गया है, अगर फॉर एग्जांपल ये लोग हर साल माइग्रेट करते हैं फरवा साहबा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दफा इनको क्यों पैकेज दिया जा रहा है। ये फौज तो नहीं कह रही इनको निकले वहां से, फौज ना बड़े ऑपरेशन करना चाहती है, फौज तो कर रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेकिन यानी कि जब अगर मैं आपकी बात लूं डॉक्टर साहब, वो निकल रहे हैं मौसम की सख्ती की वजह से, तो हुकूमत इसमें ये बात तो नहीं कर सकती कि हम पैकेज क्यों दें। नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इलाके के अंदर लोकल्स जो हैं फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन मूव कर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर, तो लार्जली गवर्नमेंट ये पैकेज माजी में तो नहीं देती रही, तो इस दफा क्यों दिया जा रहा है। बेसिकली ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और उस नैरेटिव में ये है कि जनाब ये देखें फौज इनको निकाल रही है और सर्दियों में निकाल रही है। हालांकि आप इनका पैटर्न देखें, ये हर साल निकलते हैं क्योंकि यहाँ वेदर बड़ा एक्सट्रीम है, वहाँ डिलीवरी नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बच्चों के स्कूल्स के मसले हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इसको अगर आप खोदेंगे तो ये बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है। और आप डाल दें लोग पहले निकल रहे हैं, उनको पैसे दे दें और कह दें फौज करा रही है। फौज सर्दी में कब ऑपरेशन कर सकती है, इस सवाल को ही जरा समझें कि ऑपरेशन करने का कौन सा टाइम होता है। और दूसरी बात है, फौज बड़े ऑपरेशन नहीं करती,
अब फौज ये समझ चुकी है कि इवैक्यूएशन करना या लार्ज स्केल ऑपरेशन करना जो है ये फिजिबल नहीं होता। आईटीपीस होते हैं, पूरे मुआशरे के लोगों को निकालना और फिर उसमें साथ दहशतगर्द भी कई दफा निकल जाते हैं। अभी सुनने में आया कि यहाँ पे भी दहशतगर्द मौजूद है, तहरीके तालिबान के लोग भी इन इलाकों इसके अंदर मौजूद है, इस साहब ने कहा है। तो मेरा ख्याल है ना तो ऑपरेशन हो रहा है ना फौज ऐसे मौसम में ऑपरेशन करती है। यानी आप कह रहे हैं कि सख्त तरीन मौसम में फौज जो है वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं करती, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो करती है ब्रिगेडियर साहब, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो हो भी रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल वेदर कंडीशन को मद्देनजर रखा जाए तो कश्मीर में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, जो लोग ऊपर ही सतह पर रहते हैं वो ऊपर नीचे आ जाते हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन आप समझते हैं कि कोई ऑपरेशन ऐसा प्लान हो रहा है या होना चाहिए जिसके पेश नज़र वफाकी हुकूमत से उलझ रही है सूबाई हुकूमत, और जो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत ने लगाए हैं टीटीपी से रिलेटेड होने के, वो उसके लिए तो बड़े ठोस सबूत भी चाहिए होंगे। जी देखिए, वो ऑपरेशन जो प्लान होगा वो उस वक्त जो वहाँ पे थ्रेट है उसको मद्देनज़र रख के होगा, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई लार्ज स्केल कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए ना तो टेरेन परमिट कर रहा है, ना वो थ्रेट का जो पूरा प्रोफाइल है ना वो परमिट करता है। और इसमें द बेस्ट ऑपरेशंस आर जो प्रिसीजन वेपनरी के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड हों और उनको सैनिटाइज किया जाए। ये जो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल है बहस ही गलत है। बहस तो ये होनी चाहिए कि देखिए, जिस भी वजह से वो आबादी वॉलंटरीली इनखला करना चाह रही है उसके लिए अरेंजमेंट्स क्या किए गए हैं, और अरेंजमेंट करने की बेसिक जो जिम्मेवारी है वो किसकी है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। बदकिस्मती से जब ये वॉलंटरी इनखला जारी है, जैसे वो बताया कमर साहब ने, बिल्कुल सही है कि ये कुछ तो इस मौसम में वैसे ही वॉलंटरी लोग नीचे मूव करते हैं, और कुछ ये भी हकीकत है कि ये आमाजगा बन गया है और दहशत गर्दों की, जिसमें टीटीपी है, जिसमें दाइश है, जेयूए है, और वो उन लोगों ने वहाँ पे एक ऐसा दहशत गर्दी का वो सिलसिला शुरू किया, आबादी में जाके पनाह लेते हैं, कोहर्शन करते हैं, इंड्यूसमेंट्स करते हैं। तो उस वजह से भी आबादी खुद चाहती है कि अब वो तंग आ चुके हैं, लोगों में ये फटीग आ चुकी है, वो कहते हैं कि ऑपरेशन हो, इनसे गुलू खलासी हो, जान छूटे। और ये वही लोग हैं जिनको पीटीआई की हुकूमत तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिकली लोग निकल रहे हैं ताकि वो रूम पैदा कर रहे हैं कि फौज आके ऑपरेशन करे, एम आई राइट? एग्जैक्टली ये हकीकत है, और कभी उसको जिरगा का नाम दे के ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि देयर हार्ट इज नॉट इनटू दिस बैटल। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये सब कुछ जानती है, क्या मसाइल हैं, क्या मिलिटेंट उधर कर रहे हैं, और इनको ये भी मालूम है कि फ़ौज की नीयत बिल्कुल साफ़ है, वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, मगर इनका दिल नहीं है कि इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाना है, और वो बयानिया ये है कि ये चूँकि हमारे मुफाद में नहीं है, और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो इनकी सिंपैथी के नतीजे में यहाँ पे वापस लाए गए, और वो समझते हैं कि इनके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो ये हमारे उस बयानिए की नफ़ी होगी। और दूसरा, उनको कुछ अडियाला से गलत जो फीडिंग भी होती है, और वो डायरेक्शन है जिसके नतीजे में एक वज़ीर आला एक सूबे का, जिसका पूरा सूबा इस वक्त उस आग में जल रहा है, ये उस आग बुझाने के बावजूद के बजाय ये उस वक्त तहरीक चलाने के दर पे है। तो ये तो बड़ी एक मज़ाक़ सिचुएशन। पॉलिटिकल गेन के लिए जो सूबाई हुकूमत है वो ये सब कुछ बयानियाँ बना रही है। अब जाहिर है कि लोग जो वादी तीरा से रिलेटेड नहीं हैं, जो वहाँ रहते नहीं हैं, जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, दीगर बड़े शहरों में रहते हैं, कमर साहब, उनके लिए ये सिचुएशन इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है, वो पहुंची नहीं है अभी तक। अब अगर ये लोग नकल मकानी कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि एक कौमी जरगा या इलाकाई जरगा जो बड़ी सतह पर हो वो बुला लिया जाए, जिसमें विफाक भी अपना हिस्सा डाले, सूबाई हुकूमत भी डाले, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए, ये पता है क्या है, ये सारा नैरेटिव की गेम है और कुछ भी नहीं है। बयानियां बनाया जा रहा है पाकिस्तान की सारी की सारी। क्यों बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये बयानियां एक ऐसी सिचुएशन में कि जब वो ऑलरेडी दीवार में चुने हुए हैं?
नहीं, चुने क्या हुए हैं, वो आजाद हैं, अपना काम कर रहे हैं, सूबा उनके पास है, मरकज में ऑपोजिशन कर रहे हैं, चुने क्या होता है। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मतलब अच्छी भली ऑपोजिशन कर रहे हैं, एक सूबा चला रहे हैं, 13 साल हो गए हैं, उनके पास अच्छी भली पावर है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी पावर एंजॉय कर रही हैं जहां जहां उनको मैंडेट मिला है। मैं तो मैडम ये समझता हूँ कि क्योंकि दहशतगर्द, देखिए नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उनको चाहिए अपना काम करें। जो आपके 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान है, उसमें एक पॉइंट है कि आपने जनाब काइनेटिक मीन्स हैं, बाकी में किधर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कहां पे है प्रोविंशियल लेवल पे इनकी गवर्नेंस, कहां है इस इलाके के अंदर, यहाँ पे कितनी पुलिस है। अब फॉर एग्जांपल आप डेरा गाजी खान का मैं पढ़ रहा था कि वहां पे तक जितने 9000 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है, 2400 वहां पे पुलिस है। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है ना पाकिस्तान की, ये उसके खिलाफ बयानिया है। और अब तो मैं जगह सोशल मीडिया पे कई जगह देख रहा था जनाब के जैसे पता नहीं गजा की सिचुएशन थी, उसको लिंक किया जा रहा है कि लोगों को हुकूमत फोर्स कर रही है। भाई आपका सूबा है, आपकी वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपने अगर किसी जो प्रोविंशियल लोगों ने फैसले किए हैं, दी हेड्स मस्ट रोल, उनको फारिग करें डिप्टी कमिश्नर को और बाकी लोगों को। प्लान को का मुतहरिक होना, फंक्शनल होना भी तो जरूरी है, ताकि ये बात हम वफाकी सतह से स्टार्ट कर सके कि ये फंक्शनल है। ब्रिगेडियर साहब, योर पॉइंट ऑन दिस। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान इसलिए मुतहर्रिक नहीं है कि इसमें जो सूबाई हुकूमत है उसका दिल इस जंग में नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, उसके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त लोगों के साथ कनेक्ट करना, उनको इस दहशतगर्दी की जंग में अपने साथ जो लड़ने की सलाहियत पैदा करने के लिए एक मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो ये नहीं कर रहे, बल्कि ये उल्टा उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ जाके बयानियाँ बनाते हैं। उससे लोगों में भी एक इज़्तिराब पैदा होता है हुकूमत की, और जो आर्म फोर्सेस के जो रोल है उसमें ये रखना डाल रहे हैं। अब देखिए, ये कहते हैं कि इन्हें उसके बाद जो 800 अरब मिलना था वो नहीं मिला, तो 4 साल तो इनकी अपनी हुकूमत रही, तो उसने क्यों नहीं दिया इनको। उसके बाद अब देखिए, पिछले 2 बजट से इनको 1.7 खरब रुपया मिल रहा है। उसमें से कितना खर्च किया है इन्होंने, कितने मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पुलिस के वो थाने बनाए हैं, कितनों को तकवीत दी है। इनसे फोरेंसिक्स तक तो इनका है नहीं, इनकी जो CTD, और वो पंजाब से जाके ये करवाते हैं। तो ये जब हालात हों जिस सूबे के, वो पैसा जो जा रहा है डाउन द ड्रेन, आई डोंट नो वो किस मकसद के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, जिसका दिल इस जंग को लड़ने में नहीं है। और वो सारा जो बयानिया है वो उस तरफ उसका रुख कर देते हैं, फेडरल हुकूमत की तरफ, को कैमोफ्लेज किया जा रहा है, और उसकी आड़ में जो है वो कुछ मुफादात हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कमोबेश यही बात जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी की है, लेकिन बिलाखिर वादी तीरा हो या खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका हो, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का सूबा है, वहाँ पर दहशतगर्दी का कोई खुदा न खासा वाक़या पेश आएगा तो पूरी कौम कर्ब से गुजरेगी, और अगर वहाँ पर काबू नहीं पाया जाएगा तो फिर पूरा मुल्क सफ़र ऑलरेडी हमने देखा है कि कर चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका भी, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील फैसल चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का जो भी कोई तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने कॉल दी हुई है, प्लान कर रही है, 11 दिन रह गए हैं, आज 27 तारीख है, 8 को कॉल दी हुई है, कोई माहौल आपको लग रहा है गर्म होता हुआ? देखिए, ये तो ज़ाहिर है डिपेंड करता है। 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो सिर्फ 8 फरवरी तक तो महदूद नहीं रहेगा, मेरी दानिश में ये आगे भी जाएगा। और माहौल गर्म करना या ना करना ये तो हुकूमत के इख्तियार में है, क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब होता या नाकाम होता, उसका टेस्ट ये नहीं है कि बंदे कितने निकलते हैं। लेकिन उसका टेस्ट ये है कि नजर नहीं आ रहा ना, आगे तो जाएगा, मुसलसल जाएगा, जा भी सकते नहीं। आप यकीन रखिएगा ये हुकूमत इसको कामयाब हर सूरत कराएगी। कैसे? जो ये पैनिक करके गिरफ्तारियां करते हैं, जिस तरह से इनके काउंटर मेजर्स होते हैं, वो इटसेल्फ जो है वो खबर बना देते हैं। देखिए ना, इवेंट्स तो मीडिया में होते हैं ना जी, तो ऑन ग्राउंड जो है अगर वो 8 फरवरी की कॉल है, वो हड़ताल की कॉल है, पहिया जाम की कॉल है। 8 फरवरी जो है सैटरडे वाला दिन होगा, अपोजिशन कहेगी जी देखें हमने बाजार बंद करा दिए, हमने ट्रैफिक रोकवा दी, हुकूमत कहेगी जी हम नहीं किया, तो वो डिबेट चलती रहेगी।
So it ये depends नहीं होगा upon ये कि a lot मार्केटें upon कुछ the जगह पर government. बंद होंगी, शटर डाउन होंगे, लोग सैरो तफरी के लिए वीकेंड है बाहर निकले होंगे। इतवार वाला दिन है, उसमें कहाँ पे अपना लाहौर में कौन सी दुकानें खुलती नहीं हैं? नहीं मेरी बात सुना, लोग तो निकलते हैं ना, छुट्टी तो एंजॉय करते हैं ना, वीकेंड तो एंजॉय करते हैं, तो नहीं, फिर क्या लोग उसे- सब कोई नहीं निकलते हैं। लोग उस दिन बसंत होगी लाहौर में, ये आप करेंगे, अच्छा और बाकी शहरों में जो है वो बसंत नुमा होगी। बहरहाल एक थ्रेट तो है हुकूमत को। लेकिन देखिए, ये जो हुकूमत भी तो आपने अंग्रेज बात नहीं की है कि आगे भी जा सकता है, इस बात से मुझे याद आया कि मरवत साहब ने पिछले दिनों एक बात कही है, बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अव्वल तो ये होगा नहीं, और साथ ही उन्होंने अभी रिसेंटली बात की कि अगर हो जाता है और कोई बड़ा एहतजाज प्लान करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद हुकूमत भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगी। तो प्लान क्या लग रहा है? एक प्लान तो यही है ना कि हुकूमत को अगर बंदे निकल आते हैं तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत भी थोड़ी मजबूर हो जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। पब्लिक प्रेशर तो होता है ना जी, पब्लिक प्रेशर जो है इटसेल्फ उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, उसके अपने रिप्रिकॉशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब वो कितना बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है केपी से कितने लोग आते हैं, मौसम कैसा रहेगा, मतलब बहुत सारे ये तो एलिमेंट्स हैं। लेकिन हुकूमत भी देखिए ना, जो मसला है, हम जो वकील होते हैं तो हम जब कोई मुकदमा हमारे पास आता है तो हमें पता होता है कि जो मेन बंदा है ना, उसकी अभी बेल पीछे रखते हैं और पहले जो को एक्यूज हैं उनको हम आगे लेके आते हैं। ये नॉर्मल एक स्ट्रेटजी होती है। तो हुकूमत जो है वो अब अगर इमरान खान साहब के बारे में तो नहीं करते, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, उनको तो करे ना जी। हुकूमत जो है कह तो देती है कि हाँ बात करें, लेकिन फिर उसके आगे रुक जाते हैं, यानी आपको वो लगता है वॉक कि द टॉक हुकूमत नहीं भी करते। वेट कर रही है 8 फरवरी का? क्योंकि बकौल कुछ लोगों के, जिसमें ज़ाहिर है कि मरवत साहब भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं, और कुछ हुकूमती लोग भी ये बातें करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड दिखाई देते हैं कि 8 फरवरी को देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फैसला करेंगे कि बैठेंगे मेज़ पे कि नहीं। तो आप समझते हैं कि इसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि फ़्लो देखा जाए आवाम का? देखिए, वो तो डेफिनेटली हुकूमत जो है वो असल में, देखें, दोनों फ्रीकैन जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे और एंगेज होना चाह रहे हैं ना। पीटीआई चाहेगी कि बंदे बहुत ज्यादा निकलें लेकिन ताकि कैसे उनकी निकले? पोजीशन क्योंकि आधे स्ट्रांग लोग तो हो। कह रहे हैं कि ये हमारी तहरीक ही नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की शफ़ी जान साहब का जो बयान है उठा के मुतवातर दफ़ा वो ये कह चुके हैं। अलीमा खान साहिबा हालांकि नॉन पॉलिटिकल हैं, अभी आपने क्या ही देना है वैसे, वो भी ये कह रही हैं। तो कुछ लोग तो ओन ही नहीं कर रहे इस तहरीक को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारी तहरीक है। तो इतनी ज़्यादा तकसीम है। नहीं, नॉन पॉलिटिकल होने का तो अलीमा बीबी पे इल्जाम ही है। तो लेकिन ये बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की गई है। यानी तहरीक तफ्ज़ पाकिस्तान जब लाहौर में गए, कराची में गए, तो उनकी जो मेन तंजीम है वो नहीं थी वहाँ पे, इनको होना चाहिए था। देखिए, तहरीक तफ्ज़ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो इमरान खान के मुंतखब नुमाइंदे हैं ना जी, उन्होंने लगाए, उन्होंने उनको टास्क दिया है। Exactly. और गुफ्तगू का भी उन्होंने कहा जी कि आप उनसे बात करें। तो फिर इस चीज को कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, अच्छा, एक क्लैरिटी के साथ हाँ बात होनी चाहिए। ठीक है। इसके इन बिटवीन ये जो आवाज़ें उठ रही हैं कि सुहेल खान आफरीदी साहब को भी शायद चेंज करने की ऑप्शन तो वैसे तो मौजूद ही होती है, खान साहब का फैसला है, वो कभी भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को तब्दील कर दिया। कोई ऐसी बात मालूम होती है कि नियर फ्यूचर ये भी हो सकता है? नहीं, सुहेल खान को इमरान खान साहब नहीं चेंज करेंगे, वो तो ही इज गोइंग गुड। देखिए ना, वो जो उनका मकसद है तहरीक को, पार्टी को रिवाइव करना, वो लाहौर में गए हैं, लाहौर में वो जाके उन्होंने हलचल की है, कराची में गए हैं, अब केपी में वो पहले भी मुतारिक थे, अब भी मुतारिक हैं। सो सुहेल खान अफरीदी की जो एक सियासी कारकर्दगी है वो तो बहुत शानदार है। इस लिहाज इससे जो पीटीआई की जो देखे तो ना, ये रिपोर्ट्स खान साहब आज को भी जेल में गुजर, पहुंच रही हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर उनको अखबारें पहुंच रही हैं या टीवी तक एक्सेस है तो फिर तो पता लग ही जाता होगा ना जी। और देखिए ना, आज भी हुकूमती वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की करनी पड़ी तीरा के ऊपर। हाँ जी। पहले यही ख्वाजा आसिफ थे, असेंबली में बैठ के कर रहे थे कि हम ऑपरेशन करेंगे जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज उनका यानी तीरा वैली में जो प्रेशर है वो तो बड़ा विजिबल है
इनके ऊपर, और उसको सुहेल खान अफरीदी ने बहुत अच्छी तरह टैकल किया है। उसका जो काउंटर प्रेशर है, वो जो हुकूमत, वाकई हुकूमत उन पर दबाना चाह रही थी, वो तो अब खुद इनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं बार बार। और जिस तरह का जुल्म किया गया है सख्त सर्दी में लोगों को घर से बेघर करके, देखिए ना, ये लोगों को तो अपने सियासी खिलाफात का अवाम को तो नहीं ना निशाना बनने दिया जाता ना जी। बाकी तो ज़ाहिर है सियासत में तो इख्तिलाफ होना अमूमी बात होती है, आमतौर पे हर किसी के होते हैं, लेकिन इस तरह की जो अटैम्प्ट्स हैं ये बड़ी जालिमाना है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त निज़ाम जो हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है, देखिए वो डिलीवर नहीं कर रहा। वो पाकिस्तानियों की, आम पाकिस्तान भी पिस रहे हैं उसमें, तनख्वाहदार तबका पिस रहा है, कारखानादार है, जिम्मेदार है, किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, टेक्सटाइल मिल्स आपकी पैप्टमा बंद हो गई है। तो ये सारी चीजें वर्मा बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ना जी। जब के लिए फैसल चौधरी साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसको तो एड्रेस करने के लिए अपोजिशन नाम की चीज़ होती है और वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है। फिर क्या वजह है कि ये जो इतने कोर इश्यूज़ हैं, इस पे हम पीटीआई की आवाज़ नहीं देखते, पर खान साहब से मुलाकात हो या कोई बड़ा एहतजाज 8 फरवरी को प्लान करना हो, उस पर बात हो जाती है? ये इस पे होनी चाहिए। देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान साहब को खत लिखना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का। ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है साल हो गया वो एडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। वो तो सारे मामलात ही जो हैं अब इस पे तवज्जो होनी चाहिए, महंगाई पे तवज्जो होनी चाहिए, इकोनॉमी पे तवज्जो होनी चाहिए, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो है वो आप काउंटर नैरेटिव दें। अब ये मसला इमरान खान साहब की मुलाकात तो खुद मेहनत करके इन्होंने बंद कराई है ना जी। वो हुकूमत तो देखिए ना, पहले इजाजत नहीं देती, फिर आप जाके बीच में ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे पता नहीं आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसका नुकसान इमरान खान साहब की जात को होगा। आज देखे ना 100 दिन से ज्यादा हो गया है, उनकी एक्सेस ही नहीं है मुलाकात को, ना वुकला की एक्सेस है ना उनकी। इस तरह के तो हम पहले स्टोरियां सुनते थे, बचपन में पढ़ते थे, जब के लिए एक शहजादा उसको तो जो है वो कैद तन्हाई में डाल दिया गया। जो प्रेशर वाला टैक्टिक है, मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि पंजाब की जो क़यादत है वो कहाँ है पीटीआई की? देखिए, पंजाब में एक ही बंदा मुतहरिक है, उसका नाम आलिया हमजा है, और वो सजा भी उनको सुनाई गई है, ज्यादती की गई है उनके साथ, लेकिन वो जो भी एक्टिविटी होती है वही करती है, उनकी टीम को हटा दिया गया है। आप देखें ना कि जनरल सेक्रेटरी साहब इमरान खान साहब का हाथ है उनके ऊपर, वो अपने हल्के में तो एक्टिविटी कर नहीं सके आज तक, एक भी उन्होंने रैली नहीं निकाली, एक भी जलसा नहीं किया। इसी तरह इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, ये दूसरे मेजर आप देख लें जो आपको नजर आते हैं, मेहर अब्दुस्तार जैसे को मशहूर कर हैं बेचारे, वो लगते हैं, आलिया हमजा की अपनी टीम जो है वो लगती है, लाहौर में भी उन्होंने किया। तो आप अगर आप टीम ही तंजीम नहीं लगाएंगे सही तरीके से, तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगे कि कोई पार्टी जो है वो भरपूर परफॉर्मेंस दे? नहीं दे सकती। उसके लिए भी आपको चाहिए ना जी कि आपको टीमें चाहिए होती हैं। अब पार्टी जो है वो तो बिल्कुल कमजोर हो गई है। खान साहब मजबूत है, खान साहब आज भी पॉपुलर है, खान साहब आज भी खबर है, और पीटीआई जो है वो तो इमरान खान और वर्कर्स हैं और वोटर्स हैं, बीच वाले तो कोई मैटर भी नहीं करता। और इसी वजह से देखिए ना, सुहेल खान अफरीदी को लाहौर में आके, केपी से आके लाहौर में एक्टिविटी करनी पड़ी, कराची में जाके एक्टिविटी करनी पड़ी, लोकल जो चैप्टर्स हैं वो नाकाम है, वो किसी जगह एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, उसकी वजह जो भी है। यानी ये तो देखिए ना, ये तो पॉलिटिशियंस का काम होता है। वो भी चंद ही लोग हैं, जरा कि हम नाम ले सकते हैं उनके ऑन रिकॉर्ड भी, कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया या जिन्होंने थोड़ा सा इंतजामात को देखा, अदरवाइज जो फुल आप देखिए उसमें तंजीम कहाँ थी? जी फुल फ्लेज जो है वो उसका प्रोटोकॉल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं थी। मैं वही बात आपसे कर रही हूँ। लास्टली एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो एहतजाज जिसमें अभी कुछ ही दिन रह गए, 10-11 दिन रह गए, ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगा? कोई विफाक में आने का प्लान है? कोई प्लान है क्या, या मुल्क में जगह जगह जहाँ जहाँ आप हैं हल्की पुल्की आंच पे एहतजाज कर लें? मेरे ख्याल में ये जो है कि मुल्क भर में आप एहतजाज करें, कोई फेडरल के ऊपर तो आने की अभी कोई बात नहीं है। ये देखेंगे ये भी कि कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितने लोग निकलते हैं। देखें ना, 26 नवंबर 2024 का भी एक इम्पैक्ट तो है, ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ बिशारतें हुई हैं।
वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से निकलेंगे। वर्कर्स को भी तो बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है ना जी। आप वर्कर्स को ऐसे चारा तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता हर बार कि आप जाके उनकी शहादतें हो जाएं। बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि महमूद खान अचकज़ई साहब हैं या दूसरे अकाबरीन हैं, वो सियाने लोग हैं, उनकी सारी उम्र पॉलिटिक्स में गुजरी है, उस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन ना मैं अगर हूँ तो मेरा तो हमेशा जो, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि आप ऑल्टरनेट भी तो जो दें, क्योंकि वर्कर काफ़ी मार भी खा चुका है, वो उसको थका भी दिया गया है। पार्लियामेंटेरियंस उनकी फैमिलीज, वर्कर्स उनकी फैमिलीज, हमारे जो लीडरान हैं उनकी फैमिलीज, वो खुद इटसेल्फ अभी कोट लखपत में भी हैं, खान साहब की फैमिली है। अब इस चीज को निकालने के लिए भी तो कोई ऑल्टरनेट हिकमत अमली आज तक तो नहीं दे सके। 100 दिन के बाद जो है वो जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन गए हैं अब लोगों को लेके पिटीशन फाइल करने, तो 100 दिन आप इंतजार करते रहे। गिमिक्स ही होते हैं, वैसे तो अदालत से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चले फिर भी एक अखबार में खबर होती है, कोई एक्टिवेट होता है। आप डिप्लोमेट्स के साथ कोई नहीं मिलता, इनका कोई एक्सेस नहीं है, ना कोई ये अपना बाहर वाले चैप्टर्स हैं वो भी अब ठंडे हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फजा भी बदल चुकी है, वहाँ पे भी एक अपने रोले पड़े हुए हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसमें आपको एक जो हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी की विजिबली कमी नजर आती है, और वो कमी अब 11 दिनों में पूरी हो सकेगी नहीं हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा यकीन मानना है कि हुकूमत जितनी नाअहल है, जितनी ये वल्नरेबल है, जितने ये कमज़ोर हैं, ये इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स को बड़े इवेंट्स बनाते रहेंगे। खाम में लोगों की गिरफ्तारियां करेंगे, लोगों के घरों में घुसेंगे, हर किसी को मारेंगे, डंडे सोटे चलाएंगे, और फिर इवेंट्स तो फिर हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी लोग ना निकले जो आप तशरीह कर रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल से ये बड़ा फेलियर हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर। नहीं, लोग तो मुश्किल है। किया जाए तो आप कह रहे हैं लोग तो मुश्किल है, वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। लास्टली, ये जो कौमी डायलॉग का प्लेटफॉर्म है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, दीगर लोग मुतहर्रिक हैं, यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हुआ है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, उनकी अपनी एफर्ट्स जारी हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है कि वो अपने आगे मुल्तान में प्लान कर रहे हैं। ज़ाहिर मौसम के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे भी एक एक्टिविटी रखनी है। उनका तो जो एवेन्यू है, वो एवेन्यू जो है वो हुकूमत भी ज़ाहिर 8 फरवरी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन जो भी राब्ते हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं अपने तई कि एक तरीके से कोई बंद रास्ता खुले, मौलाना से कोई रास्ता खुले जहाँ से फिर आप आगे बढ़े। उम्मीद है रास्ता बन जाएगा। जिस तरह से उनकी एंगेजमेंट्स हैं, जिस तरह से उनकी एफर्ट्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो रास्ता बन जाएगा। आप इस पे जो पीटीआई की क़यादत है उसको भी ज़रा चाहिए, या तहरीक तफज़ीह पाकिस्तान की क़यादत को भी ये चाहिए कि वो इस तरफ भी कोई तवज्जो दें और कोई ऑल्टरनेट एवेन्यूज खोलने की कोशिश करें। यही बेहतर होगा, वरना प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है, तो ये मज़ीद बढ़ेगा, और इससे मुल्क और अवाम जो है ना बहुत सफ़र कर रहे हैं। और हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला और अपनी डायरी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एमकेएम रहनुमाओं का जो इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी ले ली गई, और जो सिंध के वुज़रा हैं वो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं ली गई बल्कि इसे पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ सियासी पहलू हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। विफाक में इत्तेहादी और सूबे में अपोजिशन का किरदार अदा करने वाली एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना है कि उनसे सूबाई हुकूमत सिंध ने सिक्योरिटी वापस ले ली। एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर तनकीद करने की पादाश में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और विफाकी वुज़रा मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं से सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ली। एमक्यूएम रहनुमाओं ने इस पर एहतजाज करते हुए विफाकी हुकूमत को ख़त लिखा और साथ ही कहा कि आइन के आर्टिकल 148 के तहत कराची को विफाक अपने कंट्रोल में ले। दूसरी जानिब सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन और वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा है कि एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, बल्कि वो सिक्योरिटी के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के रवैये पर सरापा एहतजाज है। इससे पहले भी एमक्यूएम गिला करती दिखाई देती है कि कराची के फंड्स सिंध में लगाए जा रहे हैं, और नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स बनाने के हवाले से भी एमक्यूएम आवाज़ उठाती रहती है। कराची के इस इशू पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने ज्वाइन किया।
आप लोगों ने लेटर भी लिखा है विफाक को, इस पर एहतजाज भी किया है, लेकिन तरदीद आ रही है सिंध के वुज़रा की तरफ से कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि आप उल्टा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। फरवा, मेरा ख्याल आपके सामने हकीकत रख देता हूं ताकि आपके चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता लगे। रात 12 बज के मेरा ख्याल 15, 20, 25 मिनट में हमारे जितने भी जो सिक्योरिटी मोबाइल थी उनका मैसेज हुआ, उनको बुला लिया गया हेड ऑफिस पे। यानी कि रात के 12 और 12:30 बजे के दरमियान में खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर अली खुर्शीदी तक तमाम लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। ये तमाम चीज़ें सुबह मेरा ख्याल है कि TV चैनल पर चलना शुरू हुआ तो पाकिस्तान सिंध हुकूमत को अपनी एम्बेरसमेंट फील हुई है, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कि टीवी पे बयान देना शुरू कर दिया, हमने सिक्योरिटी वापस नहीं लिया। अच्छा, ली नहीं है, लेकिन अब जो मेरी इत्तलात है कि जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने आपको सिक्योरिटी वापस करने की मोबाइल यूनिट्स वापस किए? नहीं, सिक्योरिटी वापस करने की जिसे कहते हैं कि अब हलचल शुरू हो चुकी है कि हमारे वफाकी वज़रा को वो मेरा ख्याल सिक्योरिटी वापस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यह हकीकत है कि रात के 12, 12:30 बजे के दौरान सिक्योरिटी वापस कर लेती है। अच्छा, MKM पाकिस्तान एक अवाम की नुमाइंदा जमात है जो पिछले मेरा ख्याल है कि 3 दहाइयों से, बल्कि अब 4 दहाइयों से सिंध में और शहरी सिंध में काम करती चली आ रही है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में भी। हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, हम अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान रहते हैं, और ये 18वीं तरमीम के बाद अपनी अवाम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अगर ये समझते हैं कि सिक्योरिटी वापस लेकर MKM के लीडरशिप को, MKM के मिड लेवल की लीडरशिप को खौफजदा किया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत को ये बात अपने जहन से निकाल लेना चाहिए। अच्छा, क्या इशू क्या लग रहा है? क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने भी जी मैं सवाल ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि उन्होंने भी कहा मैं मुकम्मल कर लूं, किया जा रहा है, कोई उज़र तो दिया होगा? जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, 2012, 13, 14, 15 हमारे पास दर्जनों जिसे कहते हैं कि FIR कटती रही है, और हमारे ये तमाम लीडर जो है, ये मेरा ख्याल है कई साल जो है अडियाला जेल से लेकर कराची सेंट्रल जेल में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते चले हैं। तो हमें ये डराने की, खौफजदा करने की मेरा ख्याल इनको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अवामी लोग अवाम के दरमियान रहते हैं। अब आपने बात की कि वापस क्यों ली गई, देखो सिंपल सी बात, इन्होंने हमें कोई बात बताई नहीं है, लेकिन जो गुल प्लाजा में वाक़या हुआ फरवा, ये पाकिस्तान के सियासी, पाकिस्तान की तारीख़ कनौ का वाक़या हुआ है। आप ये देखिए कि जो रिस्पांस टाइम था वो 1 घंटा प्लस पे रहा, यानी 10:15 बजे आग लगती है, 11:05 पे, 11 बजे के लगभग ये 11 वहाँ पर आते हैं। फिर ये रेस्क्यू, मतलब अगर आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लो, मैं कहता हूँ इवन सोमालिया और युगांडा को उठा के भी देख लें, कहीं पे भी अगर आग लगती है तो चंद घंटों बाद काबू पा लिया जाता है। मतलब MKM क्या कहती है कि भाई 1200 दुकानें थी, 1200 दुकानें, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सिंध हुकूमत की रेस्क्यू टीम थी, उसने 1200 में से 1 दुकान बचाने में कामयाब नहीं हुई। तो हम ये कहते हैं, कहने में हक बजाने में ना, कि ये रेस्क्यू का अमल नहीं था, बल्कि रिकवरी का अमल था। लाशें निकालने की रिकवरी थी, लोगों के दुकान जो जल गए थे वहां से सामान निकालने की रिकवरी थी। तो ये तो साफ नाकामी नजर आती है, नाअहली नजर आती है। अब हम जब बात करते हैं कि आप 18 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत का हिस्सा, साथ साथ ये भी देखो फरवा कि 1970 से लेकर 5 बारी इन्होंने वफाक में भी मुकम्मल की है। अगर कुल मिला के अगर देखते हैं तो ये तकरीबन 40 साल ये सिंध में आप कहना चाह रहे हैं कि सिंध के अंदर इतना लंबा रनिंग टेनोर लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने वो काम नहीं किया है। लेकिन साथ ही जब आप विफाक को ये कहते हैं कि आर्टिकल 148 के तहत कराची को विफाक अपना हिस्सा बना ले और इंतजामी उमूर हैंडल कर ले, तो 2 सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि क्या विफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड होगी और वो मान लेगी आपकी ये बात, और दूसरा ये कि क्या इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिस्ट नहीं करेगी विफाकी, क्योंकि वो तो खुले में कहते हैं कि हमने ही विफाकी हुकूमत बनाई है। ने फरवा, अगर MKM बात नए सूबे की करती है, अगर MKM बात कराची को वफाक में के तहत लेने की बात करती है, तो क्या हम आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें तो आइन में मौजूद है ना, कायदे कानून के हिसाब से जमहूरी तरीके के कार्य कहने मतलब कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, सूबाई असेंबली में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं कायदे कानून के हिसाब से करना चाह रहे हैं। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अवाम क्यों कह रहे हैं कि भाई सूबा बना दिया जाए, या हैदराबाद के अवाम परेशान क्यों हैं कि वफाक का हिस्सा दे दिया जाए कराची को, इसलिए कि जब हम नौकरी की बात आती है तो सिंध सेक्रेटेरिएट में आपका मतलब देखो ना, ये अर्बन रूरल कोटा हमने लगाया नहीं, 73 के हैंड में भुट्टो साहब ने नाफिज किया ना, 60-40 का रेशियो बनना चाहिए था अर्बन सिंध और रूरल सिंध में। लेकिन आज अगर आप नौकरी को देख ले तो
तो मेरा ख्याल है 2% 3% अर्बन सिटी के लोग मौजूद है। अगर आप दाखिलों को देख लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या CSS में, तो 2 या 3% लोग मौजूद है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, कराची के हैदराबाद का तबाही बर्बादी के दाने में पहुंच चुका है। मेरे नलके में पानी आता नहीं, मेरे सीवरेज सिस्टम से पानी जाता नहीं है, तो मैं क्या, मुझे ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल आप देख ले कि कराची के 15,000 जो है बसों की रिक्वायरमेंट है, हमें ज्यादा से ज्यादा 150-200 बसें चलनी है। आज 21वीं सदी में रहकर कराची में चिंचा रिक्शा पे हम सफर करते हैं। तो ये बात तो लोगों के दिलों में और जहनों में मौजूद है ना कि आप काम करते नहीं है, और जो काम करने की निशानदेही की जाती है तो ऊपर से आप कहते हैं कि बोरीबंद लाशों की बात की जाती है, बल्दिया फैक्ट्री की बात की जाती है। अरे भाई चलें, ये तमाम कोताही हमारी थी ना। अब आप 18 साल का हिसाब दे दे कि आपने क्या किया। आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से NFC में पिछले 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले। आपको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा और वफाक को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर तो वो मान जाते हैं आपकी बात। पहले तो मुझे ये एड्रेस कर दें कि मानेंगे भी नून लीग वाले आपकी बात, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ शोर है और वो कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगा। और सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि उज़र भी तो देना पड़ेगा आपको, कुछ सॉलिड एविडेंस भी तो देना पड़ेगा, और वफाक को भी देना पड़ेगा कि हम टेक ओवर क्यों कर रहे हैं। अब फरवा देखिए, मुस्लिम लीग हुकूमत मानती है नहीं मानती, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो अपने वो तमाम ग्रीवेंसेस, वो तमाम मसाइल, वो तमाम मुश्किलात जो अवाम अपने वोटर सपोर्टर के सामने रख रहा हूँ, हुकूमत के सामने रख रहा हूँ, मीडिया के सामने रख रहा हूँ, और मीडिया की आंखों से आप जाकर देख सकते सर, हैं। आपकी तो पहली शर्तें नहीं मानी गई, आपकी तो पहली मसाइल नहीं सुने गए। सुने ना फरवा, आप सुन लें। आपने जब बात की ना पहली शर्त नहीं मानेंगे, हम हमेशा 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम हमसे वादा किया कि 27वीं में ले ली जाएगी। अच्छी बात क्या थी, कम से कम सियासी 27वीं तरमीम जब आ रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यस ऑन बोर्ड थी MKM के साथ कि यस आर्टिकल 140 को इसमें शामिल किया जाए और लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाए। यानी अगर आज से 30 साल पहले जो MKM अकलौती थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि और पार्टियां भी MKM के मुतालबात में शामिल होती चली जा रही है। तो यस हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 27वीं तरमीम में ये बात हुई थी कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाएगा। नहीं, कराची में उस वक्त बात हुई थी आर्टिकल 148 के हवाले से कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दी जाएंगे, ठीक है ना। ये बात हुई थी और इसमें मुस्लिम लीग, फिर आपने देखा कि मेरा ख्याल है कि 27वीं तरमीम के मौके पे आपने देखा कि वज़ीर आज़म के खिताब में बात की, तो ये बड़ी जायज बात थी, फिर ये तरमीम का हिस्सा क्यों नहीं हुई? यस, ये असल बात वारवा, ये यू आर 100% राइट। देखिए, मुस्लिम लीग तैयार है, काफ लीग तैयार है, इस्तेकाम पार्टी तैयार है, MKM तैयार है, और किसी हद तक PTI भी इसमें तैयार है। लेकिन वन एंड ओनली पार्टी कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो जो 18वीं तरमीम के बाद जो पावर डिवॉल्व हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर, इस्लामाबाद से निकलकर, वो सिंध हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर हाउस में एकोमोलेट करके रख दिया। हमारा सिंपल सा मुतालबा है ना कि वो तमाम पावर को नीचे डिवॉल्व किया जाए, डिवीजन की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, तहसील की सतह पर, टाउन की सतह पर, UC की सतह पर। लेकिन ये करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम पैसे उनके पास आते हैं और तमाम पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चंद मिसालें मैं आपके सामने, तो फिर अगर इतनी जमातें मौजूद थी और मान रही थी, आपने PTI का भी जिक्र किया, तो फिर पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग थी कि निकल गई उस शिक में से। देखिए, मेरा ख्याल है कि ब्लैकमेलिंग का एक तरीकेकार है और उसी ब्लैकमेलिंग के हिसाब से आप कह रहे पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ब्लैकमेल किया। हुकूमत को ब्लैकमेल, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मतलब ब्लैकमेलिंग के तर्ज पर ये काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है, और ये वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टी है ये एक्सपोज होती चली जा रही है। आपने देखा कि यहाँ पर ऐवान सदर के ऊपर एक बड़ी ब्रीफिंग दी जाती है 2.5 घंटे तक, तमाम चैनल उसको दिखा रहा होता है। रिजल्ट गुल प्लाजा में मेरा ख्याल है वो तमाम जो प्रेजेंटेशन दी गई थी ऐवान सदर के अंदर, वो गुल प्लाजा में जलकर भस्म हो चुकी है। आप सब देख रहे हैं कि जो बातें करते हैं उस पर नतीजा क्या सिफर नजर आता है। आपके फरवा में 2 मिसाल रख देता हूँ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट यस सिंध में 2016 में शुरू हुआ, ठीक है ना, 15,000 कैमरे लगाने थे। आज 10 साल गुजरने के बाद सिर्फ 1200 या 1300 कैमरे लगाए गए। मैं पंजाब को देख लेता हूँ, लाहौर में लग गया, सियालकोट में लग गया, मुल्तान में लग गया, पिंडी के अंदर लग गया। मैं किससे फरियाद करूं? आप कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी की जिसने एक अरसा मुसलसल हुकूमत की है, उन्होंने कोई भला ही काम आवाम के लिए नहीं किया है,
बल्कि उल्टा चीज़ें बिगड़ी ही हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने वक्त निकाला और एमक्यूएम ने लेटर भी लिख रखा है विफाक को। देखते हैं कि विफाक का इस पर क्या रिएक्शन है या फिर एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात कर लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।